वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और ये जो हमारी क्लास है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम जो है लगातार बहुत तेज़ी के साथ रिवीजन कर रहे हैं आरओ, पीसीएस और आने वाली बीओ की वैकेंसी के लिए जो क्वेश्चंस हैं उनको। और ये जो सीरीज है ये पीसीएस के लिए हो या आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं या बीओ की कर रहे हैं, सबके लिए उपयोगी है। बस इसको देखिए और ना केवल देखिए, मैं जो इसमें एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसको प्रॉपर आप नोट्स बनाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इसके तो चांस कम है कि आयोग जो है सेम टू सेम क्वेश्चन रख दे, ये तो थोड़ा मुश्किल है। बट हाँ, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, जो कि मैं यहाँ लगवा रहा हूँ, तो विश्वास मानिए इनमें जो ऑप्शंस हैं उनसे जुड़े सवाल आपको पेपर में मिल जाएंगे। तो घाटे का सौदा नहीं है, बस अच्छे से इनको लगाना है। ठीक है, चलो ठीक है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे। पहला प्रश्न है, व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा ऑप्शन, यह केवल मांग पक्ष से संबंधित है। यह आपको बताना है यहाँ पर व्यापार के बारे में। ये पीसीएस में या फिर आरओ में पूछा गया प्रश्न है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले जो है व्यापार की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि व्यापार क्या होता है। व्यापार होता है वस्तु का उत्पादन से लेकर के उपभोक्ता तक पहुंचना, ये व्यापार है। ठीक है, कि आप किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं और वो प्रोडक्शन पहुंच रहा है किसी उपभोक्ता के, किसी कंज्यूमर के पास, तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हम कहते हैं व्यापार। लेकिन व्यापार अपने आप में अधूरा है, क्योंकि इसके साथ वाणिज्य बहुत जरूरी है। वाणिज्य क्या होता है? वाणिज्य होता है कि व्यापार को करने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, वस्तु के उत्पादन से लेकर के उसको उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो आते हैं वाणिज्य के अंतर्गत। अब व्यापार का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है कि यह मांग और पूर्ति पर चलता है, ये ध्यान रखना। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसको मैं। देखिए यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है। चलिए, व्यापार का बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत है डिमांड एंड सप्लाई, जिसे हम कहते हैं मांग एवं पूर्ति। क्या है ये, जरा इसकी बात करते हैं। देखो, ये इकोनॉमिक्स का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी मार्केट है हमारा वो इसी पर ही वर्क करता है कि डिमांड एंड सप्लाई का। कैसे? देखो, मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम ये कहता है कि यदि किसी वस्तु की मांग में बढ़ोतरी होगी, यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ेगी, ये ध्यान रखना, अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ेगी तो उसी के अनुपात में कीमत भी बढ़ेगी। ध्यान रखना, अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ेगी तो उसकी कीमत भी बढ़ेगी, ये मांग का नियम है। अगर किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो चीज़ ऑटोमेटिक महंगी हो जाती है, याद रखना, सस्ती नहीं रहती हो। जैसे एग्जाम्पल ले लो, इसका एग्जाम्पल है एप्पल का मोबाइल। अब एप्पल का मोबाइल बहुत डिमांड में रहता है, मतलब एप्पल भारत जैसे देशों में काफ़ी डिमांड है इसकी, क्योंकि भारत की एक समस्या है और भारत की समस्या ये है कि यहाँ पर लोग दिखावा बहुत करते हैं। ठीक है, यहाँ के लोगों की ये प्रॉब्लम है, खासकर अपने क्षेत्र की मैं बात करूँ तो यहाँ पर लोग बहुत दिखावा करते हैं। मतलब चाहे उन्हें जो है लोन ले करके, फाइनेंस फ़ोन करा करके, कुछ बेच करके फ़ोन लेना पड़े एप्पल का, लेकिन उन्हें वो बस दिखाना है जनता को। क्यों दिखाना है? ताकि वो ये सिद्ध कर सके कि हम पैसे वाले हैं। वास्तविक बात ये है कि जो पैसे वाला होता है उसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो है ही पैसे वाला। लेकिन यहाँ पर क्या है, लोग एप्पल का मोबाइल जो है, हमारे बहुत सारे विद्यार्थी एप्पल का मोबाइल लेकर घूमते हैं। हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे विद्यार्थियों के पास एप्पल का मोबाइल है जो बेरोजगार है। मैं अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूँ, मेरे पास एप्पल का मोबाइल नहीं है, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट हैं वो एप्पल का मोबाइल ले घूमते हैं, जो अपने घर वालों से 2,000 रुपये महीने मांगते हैं खर्चे के लिए, उनके पास एप्पल का मोबाइल है। तो भाई ऐसे ही चल रही है दुनिया यार। तो वैसे ही है, अब एप्पल का मोबाइल जो है वो डिमांड में रहता है बहुत ज़्यादा, तो एप्पल के मोबाइल की कीमत भी है। ध्यान रखना, एप्पल का मोबाइल कभी सस्ता नहीं होगा, हमेशा महंगा होगा। ठीक, क्योंकि मांग के अनुसार चल रहा है। अगर हम पूर्ति की बात करें साथियों, तो पूर्ति का नियम क्या कहता है? देखें जरा, देखिए पूर्ति का नियम कहता है कि यदि किसी
वस्तु की पूर्ति बढ़ेगी, अगर किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ेगी, यानी अगर किसी वस्तु की डिमांड, मतलब अगर किसी वस्तु की सप्लाई बहुत ज़्यादा होने लगे, मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लाई है, तो देखो ध्यान रखना इसका कीमत पर क्या असर पड़ेगा, इसका कीमत पर असर पड़ेगा कि उसकी कीमत भी बढ़ेगी। ध्यान रखना, अगर किसी वस्तु की कीमत नहीं, कीमत घटेगी, बढ़ेगी क्या, तो उसकी कीमत घटेगी। ठीक है, याद रखना, अगर किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ेगी तो उसकी कीमत घट जाएगी। ठीक, कैसे, इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इसका एग्जांपल है क्या, इसका हमारे पास एग्जांपल है आलू। मार्केट में आलू हमेशा आपको मिलेगा, ठीक, और कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा, ना ही आप सुनोगे कि आलू 100 रुपये किलो बिक रहा है। कभी आपने सुना है ऐसा? तो आलू की जो कीमतें हैं वो कम क्यों हैं? उसकी कीमतों के कम होने का कारण साथियों ये है कि आलू की पूर्ति मार्केट में बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए एक सब्जी वाला आलू को 10 रुपये किलो बेच रहा है और उसका एक पड़ोसी 9 रुपये किलो बेच रहा है, तो आप 10 वाले से नहीं लोगे, 9 वाले से लोगे। क्यों? वो 1 रुपया आपको महंगा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आलू की इतनी डिमांड है कि लोग उसे महंगा खरीदेंगे ही नहीं। और इसी तरीके से हमारा मार्केट काम करता है, इसी तरीके से हमारा बाजार काम करता है, मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर। अब इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, फिर आपको ये कभी भी दिक्कत नहीं देगा। जैसे मांग का जो नियम है ये क्या बताता है, मांग जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? कीमत के। मतलब अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ेगी तो कीमत भी बढ़ जाएगी, अगर किसी वस्तु की मांग घटेगी तो कीमत भी घट जाएगी। पूर्ति की हम बात करें तो जो पूर्ति का नियम है वो क्या कहता है? वो कहता है कि कीमत रहती है प्रोपोर्शनल में अपॉन में, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। कैसे? अगर किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ी तो कीमत घट जाएगी, जो मैंने आलू का एग्जांपल दिया, और अगर किसी वस्तु की पूर्ति घट गई भैया तो फिर कीमत ऊंची हो जाती है। कैसे? प्याज को आप ले लो, अगर मार्केट, अभी हमने देखा कुछ समय पहले टमाटर के साथ ऐसा हुआ कि टमाटर की पूर्ति मार्केट में कम हो गई। प्याज की अक्सर करके आपने सुना होगा कीमत है 100 रुपया किलो। क्यों? क्योंकि व्यापारी लोग क्या करते हैं, प्याज की काला बाजारी कर लेते हैं। मार्केट में व्यापारी लोग क्या करते हैं, प्याज की काला बाजारी कर लेते हैं, उसको बहुत सारा इकट्ठा करके जो है गोदाम में डाल देते हैं। अब जो मार्केट में है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो लोग प्याज खा रहे हैं, टमाटर खा रहे हैं, वो तो खाएंगे। तो अब वस्तु कम है, यानी वस्तु की पूर्ति कम है लेकिन मांग ज़्यादा है। और अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर पूर्ति कम हो तो कीमत बढ़ेगी और मांग ज़्यादा हो तो भी कीमत बढ़ेगी। तो हम क्या देखते हैं, प्याज 100 रुपये किलो हो गया, 150 रुपये किलो हो गया, तब फिर सरकार इंटरफियर करती है कि भैया ये क्या हो रहा है। कुल मिला के इसी तरीके से हमारा मार्केट काम करता है। सही है। अब हम सवाल पे वापस लौटते हैं, जो हमारा सवाल था। सवाल क्या था कि व्यापार में मांग और पूर्ति दोनों चलती है या केवल मांग के पक्ष से संबंधित है। देखिए यहां पर अब इसका जवाब देना बहुत ही आसान है। व्यापार जो चल रहा है वो डिमांड एंड सप्लाई से ही चल रहा है, केवल मांग से थोड़ी चल रहा है यार। अब मांग तो लोगों की परमाणु बम की है। मार्केट में लोग तो परमाणु बम चाहते हैं, लेकिन परमाणु बम उनको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। अभी आप परमाणु बम बांटना शुरू कर दोगे तो लोग एक दूसरे को उड़ा देंगे, परमाणु बम से ही उड़ा देंगे। तो मार्केट जो है वो डिमांड और सप्लाई से चलता है, केवल डिमांड से नहीं चलेगा। अब डिमांड तो लोगों की पता नहीं क्या क्या है, लेकिन उसकी सप्लाई भी तो होनी चाहिए, तब मार्केट वर्क करेगा। तो मार्केट डिमांड और सप्लाई दोनों पर चलता है। ऐसा नहीं है कि केवल डिमांड ही है और मार्केट चल रहा है, या केवल सप्लाई है डिमांड ही नहीं है तो भी नहीं चलेगा। तो ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, याद रखना। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? केवल एक। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अलास्का के संदर्भ में कौन से कथन सही है? अलास्का देखिए, अलास्का की मैं बात करूं साथियों तो जो अलास्का है बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी आप रूस का नक्शा देखना, रूस के नक्शे में बिल्कुल पूरब की तरफ, रूस का पूरब होगा वो और अमेरिका का पश्चिम होगा, वहां पर रूस का आपको एक ऐसा हिस्सा मिलेगा जो रूस से जुड़ा हुआ है लेकिन रूस का नहीं है। वो हिस्सा आज के समय में किसके पास है? अमेरिका के पास है। और ये हिस्सा जो रूस का है उसे अमेरिका ने साथियों 1867 में खरीद लिया था। ठीक है, तो हिस्सा किसका है? रूस का। और खरीद किसने लिया? अमेरिका ने।
क्योंकि रूस इतना बड़ा है कि रूसियों को बहुत लंबे समय तक पता ही नहीं था कि ये भी हमारा हिस्सा है, ठीक है। इसीलिए जब अमेरिकी लोगों ने उनसे वो हिस्सा खरीदने की बात की तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है ले लो ले लो, लेकिन बाद में वो हिस्सा सामरिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया। तो ध्यान रखना, अलास्का एक ऐसी जगह है जो है तो रूस की, लेकिन रूस ने उसको बेच दिया अमेरिका को। बाद में रूस का इससे काफ़ी नुकसान हुआ, वो भविष्य की बात है, लेकिन हाँ स्थिति यही है, ठीक है। तो अलास्का एक ऐसी जगह है साथियों जो है तो रूसियों की, लेकिन उसे रूसियों ने बेच दिया अमेरिका को। अब नुकसान कैसे हुआ? नुकसान ऐसे हुआ कि अलास्का को जब रूसियों ने अमेरिका को बेच दिया तो बाद में फिर वहाँ से तेल निकल आया। तब रूसियों को एहसास हुआ कि यार ये तो हमने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। जो जगह हमारी थी जिसमें इतना बड़ा प्राकृतिक तेल का भंडार था वो हमने कुछ रुपए में अमेरिका को बेच दी, और अमेरिका के हाथ जैकपॉट लग गया, उनको रूस का हिस्सा मिल गया, प्लस उस जमीन पर तेल निकल आया तो वो भी अमेरिका का हो गया। तो इस तरीके से ये हुआ। तो पहला कथन जो है इसमें मतलब पहला कथन है कि ये एक तेल उत्पादक क्षेत्र है, ये भी सही है, और 1867 में इसको रूसियों से खरीदा गया, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला है केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध, ये सुगंध होगा, यहां पे लिख देता हूं मैं। यहां पर क्या होगा? ये होगा सुगंध। केंद्रीय सुगंध पौध एवं केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौध संस्थान कहां पर है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, ये जो जगह है साथियों ये मौजूद है लखनऊ में, सीधे सीधे याद रखना है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला आपको बताना है इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। देखो कभी आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा। लेकिन अगर कभी आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप मतलब दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो फिर आपका जवाब होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो इस सवाल को देखिए, इस सवाल में पूछ रहा है कि इंडोनेशिया में 15,000 से भी अधिक द्वीप शामिल हैं। बिल्कुल सही बात है, तभी तो हम कह रहे हैं कि सबसे बड़ा है दुनिया का। और दूसरा, इसमें 150 से भी ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं, ये भी सही है। यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों ही इसके सही हैं साथियों। ध्यान रखना, पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं, क्योंकि इंडोनेशिया के जो द्वीप बने हैं वो ज्वालामुखी प्रक्रिया के माध्यम से ही बने हैं। अक्सर करके जो महत्वपूर्ण द्वीप होते हैं सागर में, उन्हें ज्वालामुखी ही बनाते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि बीच समुद्र में द्वीप कैसे बनेगा? तो याद रखेंगे, समुद्र के बीचों बीच, चाहे वो गैलापागोस हो, चाहे इंडोनेशिया हो, ठीक है, या अगर हम भारत में ही देखें तो बैरन है, नारकोंडन है, ये जो द्वीप बने हैं ये ज्वालामुखी द्वारा ही बने हैं। ज्वालामुखी समुद्र के अंदर फूटता है, और जब लावा बाहर निकलता है तो ठंडा होकर जम जाता है, एक द्वीप बना देता है। तो ध्यान रखना, समुद्र में जितने भी द्वीप होते हैं वो मोस्टली जो है ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा ही बने होते हैं। तो यहाँ पर भी है, तो सही जवाब होगा ये इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखेंगे भाई। अगला है, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। देखो पहला है इसमें कि राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे ज्यादा संख्या एमपी में है। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही। ध्यान रखना, एमपी में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं, कितने? 12, ठीक है। 12 नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा एमपी में ही है। और दूसरा, वन्य जीव अभयारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार में है, ये भी सही है। अब ये आपका होमवर्क है कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि अंडमान एंड निकोबार में टोटल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। एक मैंने आपको बता दिया कि एमपी में 12 हैं, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ अंडमान निकोबार में वन्य जीव अभयारण्य। ये ध्यान रखना, वन्य जीव अभयारण्य और नेशनल पार्क में अंतर है, ठीक है। तो वन्य जीव अभयारण्य बताने हैं, नेशनल पार्क नहीं। चलिए फिलहाल इसका 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए,
निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है कोलेरू, ऑप्शन बी वूलर, ऑप्शन सी नल सरोवर, ऑप्शन डी सांभर, ये आपको बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, सवाल को देखते हैं। देखिए फिलहाल जो इसका आंसर होगा वो होगा वूलर, जो कहाँ पड़ती है, जो पड़ती है जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, बाकी जो झीलें हैं ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए नल सरोवर आपको कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी गुजरात में। सांभर झील कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी आपको राजस्थान में। और कोलेरू झील कहाँ मिलेगी, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिरकार कोलेरू झील कहाँ पर मौजूद है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो वूलर हो गई, लेकिन अगर कभी खारे पानी की पूछे तो कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो साथियों याद रखना भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का। ठीक, चिल्का, चिल्का खारे पानी की सबसे बड़ी झील, जो कहां पर है, ओडिशा में। ठीक, चलिए देखो भाई इन सवालों को लगाओ। हो सकता है ये क्लास आपको बोरिंग लगती हो क्योंकि पढ़ाई इंटरेस्टिंग नहीं है भाई, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस दिन आप ये पढ़ाई करके कोई पेपर क्वालिफाई कर लोगे, कुछ बन जाओगे जीवन में, अच्छा पैसा कमाने लगोगे, तो यही सारी चीज़ें आपको याद आएंगी कि मैंने कितनी मेहनत करी थी। तो एक बार अच्छे से पढ़ाई कर लो, एक बार जीवन में कुछ बन जाओ। बनने से मतलब मेहनत इतनी कर लो कि एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आपका जनरेट हो जाए, फिर आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी लाइफ में, सब कुछ बढ़िया चलेगा। कल को अधिकारी बन जाओगे, पीसीएस बन जाओगे, आरओ बन जाओगे, बीईओ बन जाओगे, तो चार लोग सर सर कहने वाले होंगे, चारों ओर आओ भगत होगी, कहीं जाया करोगे, कहेंगे भाई सर आए हैं, अधिकारी हैं ये, तो वहाँ पे लोग इंट्रोडक्शन करवाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ घर वाले और बीवी और रिश्तेदार सम्मान करेंगे। याद रखना जिसके पास पैसा नहीं होता उसका कोई इज्जत नहीं करता, खुद की बीवी तक इज्जत नहीं करती अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ध्यान रखना जीवन में पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। पैसा है तभी सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं। कटु सत्य है लेकिन यही है जो भी है। आगे देखो, आगे है तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में है, आपको बताना है, सीधे सीधे आंसर करना है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश। देखिए जनजातियाँ इंपॉर्टेंट है भैया, जनजातियाँ आपको याद करनी ही पड़ेंगी। इसका जवाब है झारखंड। दो जनजातियाँ आपको ऐसी बताता हूँ जो पेपर में खूब पूछी जाती हैं भर भर के, शोम्पेन और जारवा। मुझे नहीं पता कि आयोग इन्हें इतना ज़्यादा क्यों पूछता है, लेकिन भाई विश्वास मानना बहुत पूछी जाती हैं। कहाँ पर है ये, अंडमान निकोबार। इसके अलावा एक जनजाति और है अंडमान निकोबार की जो कि काफ़ी चर्चा में रहती है, वो है सेंटलीज। सेंटलीज जनजाति जो कि कहाँ पर मिलेगी, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में मिलेगी अंडमान निकोबार के, तो वो भी बहुत पूछी जाती है, याद रखना। आगे देखिए सही मिलान करना है। एक तरफ दिया हुआ है राज्य, एक तरफ दिए हुए गर्म झरने। गर्म झरने क्या होते हैं, हॉट वाटर स्प्रिंग होती है, ये गर्म पानी के सोते होते हैं, ज़मीन से बाहर निकलते हैं, प्राकृतिक होते हैं, इनमें पानी कोई गर्म नहीं कर रहा है, नेचुरली गर्म है ये। अब आपको यहाँ मिलाना है। देखो ये पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। देखो हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण है, ध्यान रखना। ओडिशा में तप्ता पानी है, ये भी सही है। महाराष्ट्र में वजेश्वरी है, ये भी सही है। लेकिन गुजरात में नारायणी, ये नहीं है भैया। नारायणी जो हॉट वाटर स्प्रिंग है ये राजस्थान में, ठीक, ये गुजरात में नहीं। अच्छा एक आपको बहुत ही बढ़िया चीज़ बताता हूँ, जो अगर आपने सही से नहीं पढ़ा तो आप गलत कर जाओगे, पेपर में बिल्कुल ये सवाल गलत कर जाओगे। बस पढ़ने का खेल है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि सवाल को अच्छे से पढ़ना सीखिए। अगर आप सवाल को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। देखो जरा ये क्या लिखा है, ये लिखा है तप्ता पानी, तप्ता। अब तप्ता पानी ओडिशा में है, लेकिन जरा सा मैंने इसको चेंज कर दिया और कह दिया मैंने तत्ता पानी, तो भैया तत्ता पानी ओडिशा में नहीं है, तत्ता पानी हिमाचल में है। अब बताओ हो गया ना खेला। हल्का ऐसा ही तो अंतर है, एक शब्द का, यहाँ पा है यहाँ ता है। तो सवाल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, याद रखना। तप्ता पानी हिमाचल में है और तत्ता पानी ओडिशा में।
कितना बढ़िया जो है, एक सवाल से बिल्कुल आयोग आपको हिला के रख देगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न है सूची 1 सूची 2, सही मिलान करना है। एक तरफ मिट्टी है, दूसरी तरफ राज्य दे रखे हैं, सही राज्य मिलाना है। देखो भैया, सबसे पहले मिलान करते हैं। यहाँ पर देखिए जलोढ़ का, जलोढ़ की बात करूँ तो जलोढ़ सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, नदियों के द्वारा बनाई जाती है, इसीलिए नदियों के किनारे मिलेगी। यूपी में बहुत सारी नदियाँ हैं, तो जलोढ़ कहाँ मिलेगी? यूपी में मिलेगी। ठीक है। काली मिट्टी कहाँ मिलेगी? काली मिट्टी आपको मिलेगी मध्य भारत में, महाराष्ट्र के एरिया में। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित होती है, तो ज्वालामुखी थे किसी समय पर महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे मिलेगी। तीसरा है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी कहाँ मिलेगी? लाल मिट्टी मिलेगी आपको पूर्वी जो भारत है वहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। और मरुस्थलीय कहाँ मिलेगी? तो बताने वाली बात ही नहीं है, सबको पता है, राजस्थान में मिलेगी। तो इसका सही मिलान हो गया। ऑप्शन में अगर आप इन्हें मिलाओगे तो हो जाएगा ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला, ऑप्शन बी सही है। चलो आगे आ जाओ। आगे पूछ रहा है रामतल, ये आरो यारो में पूछा गया प्रश्न है भाई, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, आरो 2021 का सवाल है ये। ये पूछ रहा है रामतिल की फसल में कितना % तेल होता है। चलिए, तो इसमें जो तेल होता है ये सीधे सीधे आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। 37 to 47% तेल इसमें मिलता है। ठीक है, तो सीधे सीधे याद रखना है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, देख लो। चलिए अगला देखो। अगला प्रश्न देखेंगे, फसल चक्र के संदर्भ में कौन से कथन सही है? पहला कथन दिया हुआ है, देखो पढ़ो इसको। पहला कथन है गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। और दूसरा, फलीदार फसलों के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। ठीक है, देखो पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ पर फसलों के बारे में कि गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, ये कोई लॉजिक नहीं है। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने गहरी जड़ वाली कोई फसल उगाई है तो उसके बाद वैसे ही उगाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। लेकिन हाँ, फलीदार फसलों के बाद बिना फली वाली फसलों को अगर आप लोगे तो इससे आपको फ़ायदा ही होगा। कैसे? क्योंकि फलीदार फसलें करने से खेत में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, ध्यान रखना। फलीदार फसलें नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती हैं। ठीक है, जैसे मटर, अब आप खेत में अगर मटर कर लो तो आपके खेत में नाइट्रोजन का जो स्तर होगा वो बढ़ जाएगा। तो अब आपने अभी जो है आपने पहले कर ली मटर, फिर उसके जस्ट बाद कोई और फसल कर ली आपने, तो जो दूसरी फसल आप करोगे उस फसल को मटर की वजह से बढ़े हुए नाइट्रोजन का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और ध्यान रखना, पौधा जो नाइट्रोजन लेता है वो वायुमंडल से नहीं लेता, पौधा जो नाइट्रोजन लेता है वो ज़मीन से लेता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।